हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। मोड टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, जो क्या है? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। मोड टू कंपेल अपीयरेंस। पार्ट 3 है, जो क्या है? प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन 89 तक है। सबसे पहले सेक्शन 87 देख लेते हैं। 87 में क्या कहते हैं? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो पर्सन भाग गया है, भगोड़ा है, उसके लिए प्रोक्लेमेशन कैसे होगी, यानी कि एक रिटन स्टेटमेंट, तहरीरी ऐलान कैसे किया जाएगा। कोई भी कोर्ट जो है, यानी कि मैं आपको जनरल बता देती हूँ। कोई भी कोर्ट जो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन, एक नोटिस जो है एक रिटन ऑर्डर में एक नोटिस भेजेगी, एक नोटिस लगाएगी उसके घर के सामने या जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, या उसका जो गांव है वहाँ पर एक नोटिस लगा देगी। कोर्ट की एक जगह पे एक नोटिस लगा लेगी और साथ में उसमें टाइम मेंशन कर देगी विद इन 30 डेज़ के वो वहाँ पर आए। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो उसकी कोई प्रॉपर्टी हो तो वो अटैच कर दी जाएगी। और फिर वो प्रॉपर्टी जो अटैच कर दी गई है, अगर वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि नेचुरल डिके हो सकता है तो उसको उस प्रॉपर्टी को बेचा भी जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ऑर्डर 40 के अंदर जैसे रिसीवर अपॉइंट किया जाता है उसके पास वही सारे इख्तियारात होंगे। फिर 89 के अंदर क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो कि उसकी प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने, अगर वो नहीं आया, कोर्ट ने बेच दी और वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हवाले कर दी, तो वो जितना भी पैसा होगा वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर वो बाद में आया 89 के अंदर क्या होगा, वो अब एक रिजनेबल काज बताए और उसकी प्रॉपर्टी अगर सोल्ड कर दिए या कोई भी हिस्सा अगर बेच दिया गया है तो, और वो जो पैसे वगैरह होंगे उसको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी भी रिलीज़ कर दी जाएगी 89 के अंदर। तो सबसे पहले 87 देख लेते हैं कि कोई भी पर्सन है, कोई भी कोर्ट है जो कि एक पर्सन है जो भाग गया है, जो कि पहले तो वो समन नहीं ले रहा था, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, वो वारंट से अपने आप को बचा रहा है। ठीक है, पहले समन नहीं ले रहा था, वारंट से अपने आप को बचा रहा है और वो भागा हुआ है। तो कोर्ट क्या करेगी? पब्लिश करेगी एक रिटन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, पब्लिश किस चीज़ में किया जाता है? न्यूज़पेपर में ही अक्सर किया जाता है, जिसमें कि प्रोक्लेमेशन तहरीरी ऐलान होगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का नोटिस उसमें होगा, जिसमें टाइम और डेट मेंशन होगी कि इस डेट पे इस पर्सन के खिलाफ ऐसा दावा हुआ है और इस डेट पे वो हाजिर हो कोर्ट में। ठीक है, और वो कितने टाइम क्या होगा? टाइम विद इन 30 डेज उसको कोर्ट में आना है। ठीक है, विद इन 30 डेज उसको कोर्ट में लाजमी ही आना है। जहाँ पर अगर वो प्रोक्लेमेशन, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोइंग मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन। मैनर बताता है, कहता है कि जहाँ पर वो सबसे पहले तो वो जो प्रोक्लेमेशन है उसको रीड किया जाएगा पब्लिकली। ठीक है, पब्लिक में उसको रीड किया जाएगा जहाँ पर वो पर्सन रहता हो या वो उसका गांव हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, वो जो पर्सन है उसके उसके घर पे कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, उसके घर के किसी पार्ट पे उसको चस्पा कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, या जहाँ पर वो उसका टाउन या विलेज है उसको वहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, यानी कि चस्पा अफेक्स कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका जो थर्ड कहता है, सी कहता है, उसकी जो कॉपी होगी कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है उसके बाहर जो भी उसको अफेक्स किया जाएगा, चस्पा किया जाएगा। इसके थर्ड में कहता है, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय कोर्ट issuing the proclamation to the effect of proclamation was duly published at the same specific day shall be conclusive evidence। यानी ये क्या कहता है, जो कि प्रोक्लेमेशन की गई है, जिस जिस दिन उसको पब्लिश किया है, वो जो स्पेसिफाइड डे होगा, जिस जिस दिन उसको पब्लिश किया है, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि आया कि इस डेट पे जो कि उसके खिलाफ, यानी कि कोई ऑफेंस उसने किया था, कोई कंप्लेन है, कोई एफआईआर वगैरह हुई है या जो भी है, ठीक है, कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है और वो कोर्ट में नहीं आ रहा, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि प्रोक्लेमेशन जारी की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 88 के अंदर आ जाते हैं।
सेक्शन 88 कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर अटैचमेंट होगी, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन एक्सटेंडिंग, जो पर्सन भाग गया है, जो भगोड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी, यानी उसका कब्जा कोर्ट अपने उसमें ले लेगी, ठीक है, अपने पास ले लेगी उसका कब्जा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट ने जब 87 के अंदर प्रोक्लेमेशन कर दी, तो किसी एट एनी टाइम ऑर्डर द अटैचमेंट, किसी भी टाइम पर उसकी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो, मैंने पर्सन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखना था, प्रॉपर्टी क्या हो, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है, या बोथ या दोनों चीज़ें भी हो सकती है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल उसको अटैच करेगी जो कि उस प्रोक्लेम पर्सन से बिलोंग करता हो, यानी कि वो जो प्रोक्लेम जो फेंडर भागा हुआ है उसकी हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कहता है कि सर्च ऑर्डर शैल अथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू सर्च पर्सन विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट। जो कोर्ट ऑर्डर कर रही है वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में हो तो उसको अटैच कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर असल में मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास दावा है तो वो जो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी तो वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर वो विद आउट सर्च डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो यहाँ पर फिर सेशन जज जो है, यहाँ पर सेशन जज के पास पावर्स हैं कि सेशन जज उसको प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, ठीक है, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो वो सेशन जज करेगा। इसका थर्ड पॉइंट कहता है मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है थर्ड पॉइंट, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कर दिया गया है तो इसमें क्या होगा, बाय अटैचमेंट कैसी होगी, बाय सीजियर, यानी कि उसको उसका कब्जा ले लेना, कब्जा लेने के बाद एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा उसके लिए, जो कि रिसीवर एक पर्सन होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है कि वो उस प्रॉपर्टी को देखे, जब तक फैसला ना हो जाए तो वो इस प्रॉपर्टी को देखभाल करता है, और फिर उसके लिए कुछ सैलरी वगैरह भी दी जाती है उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, उसका अपना कब्जा और सिक्योरिटी वगैरह देखने के लिए, ठीक है। फिर सी पॉइंट क्या कहता है, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, कोई भी ऑर्डर जो कि प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी, जो एक ऐसा ऑर्डर भी कर सकती है जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है जो प्रोक्लेम ऑफेंडर से बिलोंग करती है तो वो किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। बाय ऑल और एनी ऑफ टू सच मैटर एज द कोर्ट थिंक फिट, इन ऊपर जो 3 मैटर दे दिए हैं तो डी में कहता है ये सारे मेथड्स या इनमें से 2 मेथड्स जो कोर्ट को ठीक लगे वो अप्लाई करेगा। फिर 4 पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ गई है, पहले हमने मूवेबल प्रॉपर्टी देखी तो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ गई। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि जिसको अटैच करने का हुक्म दिया गया है तो वो जो लैंड पेयर ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड के लिए कुछ रेवेन्यू वगैरह देता है तो वो क्या होगा, उसके ऐसे केस में वो जो लैंड रेवेन्यू जो होगा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उसका पोजेशन रख लेगी, टेक पोजेशन, यानी कि उसका कब्जा अपने पास रख लेगी, या उसके लिए कोई रिसीवर अपॉइंट कर लेगी, या जो वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है रेवेन्यू का वो क्या करेगा, एक ऐसा ऑर्डर इन राइटिंग बनाएगा और वो प्रोहिबिट करेगा, यानी कि रोकेगा उस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रेंट लेने के लिए या उस प्रॉपर्टी को आगे डिलीवर करने के लिए रोकेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, असल बात ये। फिर इसका जो डी पॉइंट है कहता है कि ये सारे मेथड्स या इनमें से कोई 2 मेथड जो कोर्ट को ठीक लगे उसको अप्लाई कर सकता है। फिर इसका जो 5th पॉइंट है सेक्शन 85 का ही सेक्शन 85 का ही है। 5 में क्या कहता है, इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक और इज़ ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि पेरिशेबल नेचर है, जो कि ख़राब होने का खदशा उसको है, तो कोर्ट को अगर लगेगा ये जो चीज़ है, यानी कि फॉर एग्जांपल गंदम वगैरह ले लें, फ्रूट्स वगैरह ले लें, ठीक है, और वो ख़राब होने का उसका खदशा है, तो कोर्ट अगर ऑर्डर करे कि इनको बेच दो तो वो सेल कर सकता है। यहाँ पर सेल की बारी आ जाएगी, यानी कि उसको सेल करके वो जो पैसे होंगे, वो जो सेल की मनी होगी वो कोर्ट अपने पास
रख लेगी। फिर इसका जो 6 पॉइंट है, 6 में कहता है कि जो रिसीवर की जो ड्यूटी है, रिसीवर को जो अपॉइंट किया गया है या और उसकी जो जितनी भी ड्यूटीज़ वगैरह होंगी तो वो सेम वही ड्यूटीज़ होंगी जो कि ऑर्डर 40 में है। ठीक है, ऑर्डर 40 में जो और ड्यूटीज़ और उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह बताई गई हैं या पावर्स बताया गए हैं। ठीक है, CPC में तो वो सारी उसकी वही वाली ड्यूटीज़ वगैरह होंगी। फिर 6A जो है इसको देख लेते हैं। अगर वो जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है, कोई क्लेम करने वाला आ गया है या कोई ऑब्जेक्ट करने वाला आ गया है, यानी कि क्लेम कर रहा है कोई या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है उस अटैचमेंट पे, और वो बता रहा है कोर्ट को कि उसमें इस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है, तो तब क्या होगा देखते हैं कि अगर वो कोर्ट में आ गया, लेकिन वो जो पर्सन है कोई सेकंड पर्सन हो, ना कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। ठीक है, तो विद इन 6 मंथ के अंदर आ गया और वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है, तो कोर्ट क्या करेगी, the claimant or order has an objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment, the claim or objection shall be injured thereto and may be allow or disallow in whole or in part। यानी कि वो कोर्ट पे बता रहा है कि आगे के जो कि प्रॉपर्टी की गई है उसमें उसका कुछ हिस्सा है या वो जो सारी प्रॉपर्टी है उसको बिलोंग करती है। इसके प्रोविज़न में कहता है अगर वो जो क्लेम करने वाला पर्सन है अगर वो मर जाए, मतलब अगर वो मर जाए तो फिर वो जो उसका क्लेम या ऑब्जेक्शन का केस जो है वो उसके लीगल हेयर्स फॉलो कर सकते हैं। इसके प्रोविज़न में ये कह दिया, यानी कि 6A में ये है कि सिर्फ ये बात की गई है कि कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन करने वाला अगर 6 मंथ में आ जाए, विद इन 6 मंथ में आ सकता है। ठीक है, और अगर वो मर जाए तो फिर उसके लीगल हेयर उस केस को फॉलो करेंगे। 6B में कहता है कि अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर जो की गई है तो वो जिस कोर्ट ने और जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है तो वो उसी कोर्ट में जाएगा। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ने किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, 6B में कहता है, तो वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही जाएगा। अगर सेशन जज ने किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्या मैंने बताया था पीछे कि सेशन जज कब करता है, या जब सेशन जज भी करता है विद इन डिस्ट्रिक्ट भी, लेकिन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो फिर सेशन जज के कोर्ट में अगर केस हो तो अटैचमेंट उसने की हो तो वो सेशन जज के ही कोर्ट में जाएगा। फिर 6D को देख लेते हैं। 6D में क्या कहता है कि अगर एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउ, यानी कि जो क्लेम करने वाला है, 6D में ये बात कहता है कि जो क्लेम करने वाला है उसको अगर डिसअलाउ कर दिया है कि उसका तो कोई राइट ही नहीं बनता या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर उस पर्सन के पास राइट है, यानी कि वो जो क्लाइमेट ऑब्जेक्शन करने वाला जो पर्सन है, क्लेम या ऑब्जेक्शन करने वाला जो पर्सन है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो एक दावा दायर कर सकता है जिसमें अपने 1 साल के अंदर एक दावा दायर करेगा जिसमें वो ये कोर्ट को बताएगा कि उसका राइट बनता है। ठीक है, यानी कि उस प्रॉपर्टी में उसका राइट बनता है, फिर वो विद इन 1 ईयर दावा करेगा। फिर 6E के अंदर कहता है इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। अच्छा, लेकिन 6D का नेक्स्ट लास्ट जो लाइन है इसमें ये कहता है अगर वो दावा करेगा और उस दावे में जो भी रिजल्ट आ जाए तो वो जो ऑर्डर होगा तो वो एक कंक्लूसिव, एक ख़त्मी फ़ैसला होगा। यानी कि उसने दावा किया है अपने राइट के लिए, ठीक है, स्यूट दायर कर दिया, और स्यूट क्या होगा अगर उसमें जो भी फ़ैसला आ जाए, यानी कि अगर उसका हक़ नहीं बनता, कोर्ट ये कह दे, तो वो भी ख़त्मी फ़ैसला ही उसके लिए होगा। फिर 6E को देख लेते हैं। 6E में कहता है कोई भी पर्सन जो है अपीयर विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट, यानी कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो कि 6 मंथ का था, तो अगर उस टाइम के अंदर अगर वो पर्सन कोर्ट में अपीयर हो जाए और वो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, वो जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है तो उसको रिलीज़ कर देगी, वो ऑर्डर ख़त्म कर देगी। ठीक है, 7 में क्या कहता है इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि वो जो पर्सन है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम अपीयर नहीं हुआ और 6 मंथ का जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, वो जो प्रॉपर्टी है प्रोविजनल गवर्नमेंट के हवाले कर देगी, यानी कि PG प्रोविजनल गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाएगी वो प्रॉपर्टी। और
अगर वो उस प्रॉपर्टी में वो सब्जेक्टेड टू स्पीड या नेचुरल डिके, यानी कि कोई उस वो जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब होने का खदशा है तो उसको सील भी कर सकती है, और फिर वो जो पैसे होंगे वो पास रख लेंगी। ठीक है, फिर 89 पे आ जाते हैं। 89 में क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। 89 में रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसकी बाजियाबी, यानी कि वो ख़त्म कर देना, ये उस सेक्शन को मतलब कि जो उसका ऑर्डर को ख़त्म कर देना। ठीक है, रेस्टोरेशन यानी कि वापसी। अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी दे दी गई है, यानी कि कोर्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है, विद इन 2 ईयर्स जो है वो प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास है और उसको भेजी नहीं गई। ठीक है, तो क्या होगा, अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 88 अपीयर वॉलंटरी एंड इज एप्रीहेंड और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय हुज द प्रॉपर्टी वाज अटैच और द कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव टू बी सेटिस्फाई ऑफ द कोर्ट दैट ही डिड नॉट अस्कर्न। यानी कि इसमें क्या कहता है कि जो पर्सन है वो अगर वॉलंटरली कोर्ट में आ जाए, जिस कोर्ट ने हुक्म किया हुआ था अटैचमेंट का, और उस कोर्ट को बताए कि वो जो है जानबूझकर भागा नहीं है या अपने आप को छुपा नहीं रहा था, और वो ये कहे कि वो जो है ना ही वो वारंट को एग्जीक्यूट करने को रोक रहा था, या ठीक है, अगर वो ये सारी चीज़ें बता दे और साथ में ये भी बताए कि उसको प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं मिला एज टू इनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम, और कि उसको प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं मिला कि उसको पता चले कि वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो कोर्ट में आता, तो जो प्रॉपर्टी है इफ़ द सेम हैज़ बीन सोल्ड, अगर वो बेच दी गई है, द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल, और अगर जो प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी है वो बेच दी गई है या उसका हाफ हिस्सा बेच दिया गया है, तो वो जो कॉस्ट होगा तो वो उसको दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें से क्या होगा, वो कॉस्ट जो कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने में या उसकी प्रॉपर्टी को जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह होता है, उसकी फ़ी सैलरी भी उसको मिलती है, तो वो सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद जो पैसे होंगे, या अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर बेची भी नहीं गई, वो है वो सारी प्रॉपर्टी है, तो वो सब कुछ उसको वापस कर दिया जाएगा 89 के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।